नमस्कार। आज हम दो बहुत ही अहम मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। एक तो लद्दाख, आजकल वहाँ काफी कुछ चल रहा है, लोगों की मांगें क्या हैं और दिल्ली के लिए इसमें क्या संदेश है, हम्म। इस पर नजर डालेंगे। हाँ। और दूसरा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ, पर देश के निर्यात में उनका हिस्सा इतना कम क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वजह है और क्या इसे बदला जा सकता है? ये दोनों ही विषय मतलब भारत की विविधता और विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है और कभी-कभी कितना मुश्किल भी। सही कहा। ये हमारी संघीय व्यवस्था के लिए एक तरह की परीक्षा भी है। तो लद्दाख से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं हजारों लोग सड़कों पर हैं। उनकी मुख्य मांगें संवैधानिक सुरक्षा उपायों से जुड़ी हैं, खासकर संविधान की 6ठी अनुसूची। ये क्यों चाहते हैं वो? 2019 में यूटी बने, लगा था सब ठीक होगा, पर अब भी संतुष्ट क्यों नहीं लगते? देखिए, इसके पीछे कई परतें हैं। पहली बात तो है लोकतंत्र में सीधी भागीदारी की चाह। यूटी बनने से श्रीनगर पर निर्भरता खत्म हुई, जो वो चाहते थे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि शासन सीधे दिल्ली से एक प्रशासक के जरिए चल रहा है। इसमें स्थानीय आवाज या प्रतिनिधित्व वो कम महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक चुनी हुई विधानसभा जैसी कोई व्यवस्था चाहते हैं? हाँ, या कुछ वैसा ही, जहां स्थानीय फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जा सकें। सिर्फ प्रशासक का शासन उन्हें मंजूर नहीं। समझ गया। ये तो हुई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात, और क्या मुद्दे हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा है स्थानीय पहचान और अधिकारों का। इसमें नौकरियां और खासकर जमीन का मालिकाना हक शामिल है। हाँ, ये बोनाफाइड इशू की बात आ रही थी बार बार। इसका क्या मतलब है ठीक से? इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि लद्दाखी होने का जो प्रमाण है, उसी के आधार पर जमीन खरीदने और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले। उन्हें डर है कि बाहर से लोग आकर उनके सीमित संसाधनों पर, उनकी जमीनों पर कब्जा ना कर लें। अच्छा, तो ये बोनाफाइड मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जैसा कुछ, ताकि संसाधन वहीं के लोगों के लिए रहें। और तीसरा मुद्दा, जो शायद पर्यावरण से जुड़ा है। जी, और ये शायद सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। उनकी अपनी अनूठी संस्कृति, पहचान और खासकर वहाँ का जो बेहद नाजुक पर्यावरण है, उसे बचाने की चिंता। हाँ, ये तो है। उन्हें डर है कि ये जो अनियंत्रित टूरिज्म बढ़ रहा है या भविष्य में खनन की संभावनाएं हैं, और जिस तरह से क्षेत्र का सैन्यीकरण हुआ है, कुछ लोग इसे टीएमएम कहते हैं, यानी टूरिज्म माइनिंग मिलिटराइजेशन, इन सब से उनके पर्यावरण और जीवन शैली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, ये टीएमएम वाला एंगल चिंताजनक है। लद्दाख का इकोसिस्टम तो वैसे भी बहुत फ्रेजाइल है। विकास उसे खत्म कर सकता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग लगातार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, उनकी आवाज तो काफी मुखर रही है इस पे। अच्छा, एक और खास बात इस बात देखने को मिली है। लेह और कारगिल, जो पहले अक्सर अलग अलग रास्ते पे दिखते थे, वो अब एक साथ हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। लेह जहाँ बौद्ध आबादी ज्यादा है और कारगिल जहाँ शिया मुस्लिम बहुलता है। उनकी अपनी स्वायत्त परिषदें हैं, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। जी। पहले कई बार इनके मुद्दे और प्राथमिकताएं थोड़ी अलग होती थीं, लेकिन इस बार इन मांगों को लेकर, खासकर 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, ये दोनों संगठन एक मंच पर हैं। हाँ, ये दिखाता है कि चिंताएं कितनी गहरी और साझा हैं। इसने विरोध को एक नई ताकत दी है और युवाओं में भी सरकार के वादों को लेकर एक, कह सकते हैं, अविश्वास सा दिख रहा है। लेह और कारगिल का साथ आना वाकई इस आंदोलन को एक अलग वजन देता है। अच्छा, जरा इस 6ठी अनुसूची पर वापस आते हैं। ये इतनी खास क्यों है? क्या अधिकार मिलते हैं इसमें? देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची या 6th शेड्यूल अभी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी बहुल इलाकों में लागू है। हाँ। इसके तहत उन इलाकों में स्वायत्त जिला परिषदें, मतलब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, बनाने का प्रावधान है। अच्छा। और इन परिषदों को अपनी जमीन, जंगल, जल संसाधन, जो स्थानीय सामाजिक रीति रिवाज हैं और कुछ हद तक स्थानीय प्रशासन के मैनेजमेंट के लिए कानून बनाने
और उन्हें लागू करने की काफी शक्ति मिलती है। ओह, तो ये तो काफी ज्यादा स्वायत्तता हुई एक तरह से। जी हाँ, तो लद्दाख के लोग भी ऐसी ही स्वायत्तता चाहते हैं ताकि वो बाहरी दबावों से अपनी खास पहचान और अपने नाजुक पर्यावरण को बचा सकें। तो इस पर सरकार से उनकी बात कहाँ तक पहुंची थी? कोई कमेटी वगैरह बनी थी क्या? हाँ, सरकार ने पहल की थी। गृह मंत्रालय ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई थी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। अच्छा। इसका काम था लद्दाख के लोगों की जमीन, रोजगार, संस्कृति, भाषा, इन सब की सुरक्षा के उपायों पर विचार करना। 2023 में कुछ बैठकें हुई भी, लेकिन खबरों के मुताबिक मई 2025 के बाद से औपचारिक बातचीत रुकी हुई है और शायद इसी वजह से ये बड़े विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गए। तो बातचीत में ये जो गैप आया, इसने शायद भरोसे को कम किया। ऐसा लगता तो है, संवादहीनता से अविश्वास बढ़ता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के लिए भी फैसला लेना शायद आसान नहीं है। क्यों? क्या दिक्कतें हैं? लद्दाख सामरिक रूप से बहुत संवेदनशील जगह है। इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में पूरी तरह छठी अनुसूची जैसी स्वायत्तता देना या फिर राज्य का दर्जा देना, जिसके लिए लद्दाख की कम आबादी भी एक तकनीकी पहलू है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सरकार को थोड़ा जटिल लग सकता है। ये दुविधा तो है। सुरक्षा और स्थानीय आकांक्षाएं। तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है? कई सुझाव आ रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी तो यही है कि बातचीत तुरंत फिर से शुरू की जाए। हाँ, वो तो है। लेह और कारगिल के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बैठकर उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए, विश्वास बहाली की कोशिश हो। दूसरा, जो वहाँ मौजूदा हिल काउंसिल्स हैं, लेह और कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, उन्हें ही और अधिकार देकर मजबूत किया जा सकता है। अच्छा, मतलब छठी अनुसूची न सही पर मौजूदा ढांचे को ही ज्यादा पावर दे दी जाए? हाँ, ये एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो छठी अनुसूची का ही टैग हो, पर उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक तौर पर ज्यादा ताकत दी जा सकती है। और कोई सुझाव? इच्छा ये भी है कि शायद लद्दाख के लिए एक बिल्कुल अनूठा, एक खास ढांचा बनाया जाए, यूनिक फ्रेमवर्क, जो ना तो पूरी तरह छठी अनुसूची जैसा हो, ना मौजूदा यूटी मॉडल जैसा हो, बल्कि वो लद्दाख की खास ज़रूरतें, स्थानीय उम्मीदें और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं, इनके बीच एक संतुलन बना सके। ये दिलचस्प है। एक कस्टम मेड सोल्यूशन जैसा। बिल्कुल। और साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि पर्यटन और अगर कोई खनन गतिविधि होती है तो उसे सख्ती से रेगुलेट किया जाए, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, ग्रीन इनिशिएटिव्स जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो अब कुल मिलाकर देखें तो ये विरोध सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर भी हो सकता है, हमारी लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था को परखने का, शायद मजबूत करने का। निश्चित रूप से, अगर संवाद सही तरह से हो, अगर स्थानीय लोगों की चिंताओं का सम्मानजनक हल निकले, तो ये भारत की विविधता में एकता और लोकतांत्रिक परिपक्वता का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। देखिए, बड़े परिप्रेक्ष्य में स्थानीय आकांक्षाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मान देना, ये सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश की पूरी एकता और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब लद्दाख से जरा पूरब की ओर चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ एक आंकड़ा मेरे सामने है जो वाकई चौंकाने वाला है। बताइए। भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य, कुल मिलाके 5,400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इनकी। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भूटान सबसे जुड़ते हैं। जी हाँ। लेकिन ये सब मिलकर भारत के कुल निर्यात में सिर्फ 0.13% का योगदान करते हैं। 0.13%। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है और ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि इतनी संभावनाओं के बावजूद ऐसा क्यों है। इसकी तुलना अगर हम पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से करें, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सिर्फ 4 राज्य मिलकर भारत का लगभग 70% निर्यात संभालते हैं और अकेले गुजरात का हिस्सा ही करीब 33% है। ये इतना बड़ा असंतुलन क्यों? इसका मतलब क्या है क्षेत्रीय विकास के लिए? इस भारी असमानता के पीछे कई कारण हैं, कई परतें हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे साफ कारण है बुनियादी ढांचे की भारी कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। अच्छा। पूर्वोत्तर में आज भी अच्छी सड़कों का जाल, रेल कनेक्टिविटी, सामान लाने ले जाने के लिए जो आधुनिक परिवहन साधन चाहिए और व्यापार के लिए जरूरी लॉजिस्टिक पार्क या ट्रेड कॉरिडोर, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के आप व्यापार कैसे बढ़ाएंगे? सही बात है। अगर माल आसानी से पोर्ट तक या बॉर्डर तक पहुंच ही नहीं सकता, तो निर्यात होगा कैसे? और क्या वजह है? दूसरा, ऐसा लगता है कि इन राज्यों को निर्यात बढ़ाने के लिए वैसा सरकारी प्रोत्साहन या समर्थन नहीं मिला, जैसा कि अग्रणी राज्यों, खासकर गुजरात या तमिलनाडु को मिला है। मतलब नीतियों में फर्क? हाँ, जैसे सरकार की कई योजनाएं हैं निर्यात बढ़ाने के लिए। RODTP है, यानी निर्यात किए गए माल पर ड्यूटी और टैक्स की वापसी, या PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। लेकिन ऐसा लगता है कि इनका फायदा भी ज्यादातर इन्हीं पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों को मिला है। पूर्वोत्तर तक इनका लाभ शायद उतना नहीं पहुंचा। ये तो ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, एक ऐतिहासिक पहलू का भी जिक्र था कि पूर्वोत्तर को शायद हमेशा से सुरक्षा की नज़र से ज्यादा देखा गया, व्यापार की नज़र से कम। ये भी एक बहुत अहम बिंदु है। दशकों तक ये क्षेत्र उग्रवाद और अस्थिरता से जूझता रहा है, तो सरकारों का ध्यान कानून व्यवस्था और काउंटर इंसर्जेंसी पर ज्यादा रहा। आर्थिक विकास और व्यापार शायद उतनी प्राथमिकता नहीं बन पाए। और चिंता की बात यह भी है कि जो देश के बड़े नीति निर्धारक मंच हैं, जैसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है या व्यापार बोर्ड है, उनमें पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। अच्छा। हाँ, तो जब नीतियां बनाने वाली टेबल पर ही उस क्षेत्र की आवाज मजबूती से नहीं होगी, तो उनकी जरूरतें और उनकी क्षमताएं कैसे ध्यान में रखी जाएंगी? ये तो गंभीर बात है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं कि कैसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीतियां या उनकी कमी इस क्षेत्र के उद्योगों पर असर डाल रही हैं? असम की चाय इंडस्ट्री का जिक्र था शायद। बिल्कुल। असम की चाय इंडस्ट्री, जो वहां लाखों लोगों को रोजगार देती है, आज कई मुश्किलों से जूझ रही है। कुछ बाहरी कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कोई देश टैरिफ लगा देता है, लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कतें अंदरूनी लगती हैं। जैसे असम की चाय की बढ़िया पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर उतना जोर नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे बेहतर दाम मिल सके। आज भी वो पुरानी पारंपरिक ग्रेडिंग प्रणाली पर ज्यादा निर्भर है, जबकि दुनिया भर में चाय के स्वाद, पैकेजिंग, मार्केटिंग के तरीके बदल रहे हैं। हमें भी बदलना होगा। और जब इंडस्ट्री को अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा असर तो वहां काम करने वाले लाखों चाय बागान मजदूरों पर पड़ता होगा, उनकी मजदूरी, उनकी जिंदगी पर। निश्चित तौर पर। बिल्कुल, मजदूरों का जीवन स्तर सीधे सीधे उद्योग की सेहत से जुड़ा है। इसी तरह आप ऊर्जा क्षेत्र का उदाहरण लीजिए। हाँ। पूर्वोत्तर में, खासकर असम में, ऑयल इंडिया है, ONGC है, नुमालीगढ़ जैसी रिफाइनरी है। मतलब वहां घरेलू तेल और गैस उत्पादन की क्षमता है। लेकिन अगर देश की नीति ये है कि हम रूस जैसे देशों से सस्ता कच्चा तेल आयात करें, जिसे फिर पारादीप, उड़ीसा जैसे तटीय बंदरगाहों पर बनी बड़ी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जाए, तो इससे क्या होता है? इससे पूर्वोत्तर के अपने ऊर्जा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। नुमालीगढ़ रिफाइनरी शायद अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती। इसका असर न सिर्फ हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर है, बल्कि स्थानीय रोजगार पर भी पड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय फैसला, जैसे रूस से तेल खरीदना, या एक राष्ट्रीय प्राथमिकता, वो इतनी दूर बैठे किसी एक क्षेत्र के स्थानीय उद्योग और लोगों के रोजगार को सीधे प्रभावित कर सकती है। अच्छा, अब जरा म्यांमार के साथ व्यापार की बात करें। पूर्वोत्तर को तो अक्सर आसियान देशों का गेटवे कहा जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। फिर जमीन पर क्या हो रहा है? कहा तो यही जाता है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इरादा भी यही है कि पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी का हब बनाया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है, थोड़ी जटिल है। कैसे? जो म्यांमार सीमा पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं, जैसे मणिपुर में मोरे है या मिजोरम में जोखावथार, उन्हें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि वो व्यापार बढ़ाने वाले केंद्रों के बजाय निगरानी बढ़ाने वाली चौकियां, सर्वेलेंस चोक पॉइंट ज्यादा बन गए हैं। अच्छा, मतलब व्यापार से ज्यादा फोकस सुरक्षा और कंट्रोल पर है। मौजूदा हालात तो कुछ ऐसे ही लगते हैं। देखिए, म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के बाद से अस्थिरता बढ़ी है, उसका असर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई दिक्कतें हैं। जैसे फ्री मूवमेंट रिजीम था, जिसके तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आदिवासी समुदाय, जिनके आपस में गहरे रिश्ते हैं, वो बिना वीजा के 16 किलोमीटर अंदर तक आ जा सकते थे। हाँ, सुना था इसके बारे में। उसे सुरक्षा कारणों से सस्पेंड कर दिया गया है। इससे न सिर्फ छोटा मोटा सीमा व्यापार रुका है, बल्कि लोगों के आपसी संबंध भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कस्टम अधिकारियों की कमी है, सामान रखने के लिए कोल्ड चेन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ये सब व्यापार में बड़ी रुकावटें हैं।
तो सवाल यही है कि सुरक्षा चिंताओं को साधते हुए व्यापार के अवसर कैसे पैदा करें। और एक आलोचना ये भी थी कि हम आज भी व्यापार के लिए काफी हद तक उन्हीं पुराने औपनिवेशिक रास्तों पर निर्भर है, खासकर पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर। नए रास्ते जैसे पूर्वोत्तर से खोलने पर उतना जोर नहीं दिया गया। वो भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे का क्या हुआ? यही बात है। आज भी हमारा ज्यादातर विदेशी व्यापार उन्हीं पश्चिमी बंदरगाहों से होता है जिन्हें अंग्रेजों ने अपने हिसाब से विकसित किया था। आजादी के बाद भी हमने नए औद्योगिक केंद्र ज्यादातर वहीं बनाए, या तो खनिज थे या जो पहले से विकसित थे। क्षेत्रीय संतुलन साधने और पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती इलाकों की जो भौगोलिक लोकेशन है उसका लाभ उठाने पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। और ये त्रिपक्षीय हाईवे जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो पूर्वोत्तर को सड़क से सीधे थाईलैंड तक जोड़ सकता है और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दरवाज़ा खोल सकता है, वो कई सालों से बन रहा है पर अभी भी पूरा होने से काफी दूर लगता है। तो मतलब सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, जमीन पर काम दिखना चाहिए, ठोस कदम उठाने होंगे। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड स्टोरेज नीतियां लागू करनी होंगी और जहां कमजोर है या नहीं है वहां बनानी होंगी। सिर्फ कागजी योजनाओं से बात नहीं बनेगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के निर्यात में जो ये पिछड़ापन है उसके लिए बाहरी चुनौतियां, जैसे कोई देश टैरिफ लगा दे, वो उतनी बड़ी वजह नहीं है जितनी हमारी अपनी अंदरूनी कमियां हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, नीतियों में ध्यान की कमी, देश के अंदर ही विकास का असंतुलन। हाँ, काफी हद तक ये कहना सही होगा। देखिए, बाहरी चुनौतियां तो आती जाती रहती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर हमारे देश की अपनी बुनियाद मजबूत हो, हमारे सभी क्षेत्रों के पास विकास के बराबर मौके हों, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, नीतियां उनके हिसाब से हों, तो हम इन बाहरी झटकों को ज्यादा आसानी से झेल सकते हैं और मौकों का फायदा उठा सकते हैं। अर्थव्यवस्था को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि लचीला बनाना है, रिजिलिएंट बनाना है, तो देश के भीतर इस तरह के जो बड़े क्षेत्रीय असंतुलन है उन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, उन्हें दूर करने के लिए ठोस कोशिश करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य जो इतना अच्छा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना और बाकी क्षेत्रों को पीछे छोड़ देना ये देश के लिए लंबे समय में ठीक नहीं है। बिल्कुल, उन राज्यों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उनकी सफलता के पीछे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रभावी नीतियां, निवेश का माहौल, राजनीतिक स्थिरता, बहुत से कारण हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, लेकिन वही मॉडल या कम से कम उतना ही ध्यान, उतनी ही प्राथमिकता और संसाधन हमें पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों पर भी देने होंगे। हाँ, उनकी अपनी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, उनकी भौगोलिक चुनौतियां अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं, तो शायद वहाँ अलग तरह के उद्योगों पर, जैसे पर्यटन, बागवानी, हैंडीक्राफ्ट्स या पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो, लेकिन ध्यान देना होगा। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो संतुलित क्षेत्रीय विकास ही किसी देश की असली और टिकाऊ ताकत बनता है। आप चीन को देखिए या दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को, उन्होंने अपने सभी इलाकों को विकास की दौड़ में शामिल करके ही तरक्की की है। भारत को भी अपनी पूरी आंतरिक क्षमता का, अपने हर कोने का इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ कुछ इंजन के भरोसे पूरी गाड़ी तेजी से और दूर तक नहीं जा सकती। तो आज हमने दो बहुत ही अहम और कहीं न कहीं जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। एक तरफ लद्दाख, जो अपनी पहचान, संस्कृति, पर्यावरण और राजनीतिक भविष्य को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है जी, और दूसरी तरफ भारत का पूर्वोत्तर, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, खासकर पड़ोसी देशों से जुड़ने की, लेकिन जो आर्थिक रूप से, खासकर निर्यात में, काफी पीछे है। दोनों ही मामलों में एक बात साफ है कि हमें देश के बड़े ढांचे के भीतर ही हर क्षेत्र की संवेदनशीलता और खास जरूरतों को समझते हुए समाधान खोजने होंगे। शायद वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला हर जगह काम ना करे। आपने बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। भारत अपनी इस अद्भुत विविधता का, अपने अलग अलग क्षेत्रों की अनूठी ताकतों का, उनकी खास भौगोलिक स्थिति, उनकी संस्कृतियों, उनके संसाधनों का सही मायने में पूरी क्षमता से इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। कैसे हम उन पुराने ढर्रों से बाहर निकले जो या तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है या ऐतिहासिक रूप से सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों के पक्ष में रहे हैं, और कैसे हम सही मायने में एक समावेशी विकास, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला विकास, और मजबूत संघीय संबंध,
जहां केंद्र और राज्य या क्षेत्र मिलकर काम करें, उसे हकीकत बना सकते हैं। बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, ताकि लद्दाख हो या पूर्वोत्तर या देश का कोई भी कोना, हर कोई भारत की प्रगति में अपना बराबर का योगदान दे सके और उसका लाभ भी पा सके।